मैं ना आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि मैं देखती हूँ कि अगर आप बाजार की बात करें, मार्केट की बात करें, राहु, केतु, शनि इतना डरा देते हैं लोग और ऐसे मिथ भी बता देते हैं, अरे ये है तो ये है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करते। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या सच में राहु एकदम धनवान और एकदम बड़े पद पर पहुँचा देता है? नहीं, मेरा ऐसा हाँ। बिल्कुल भी मानना नहीं है। हुँ। राहु वो आपको एनर्जी देता है, अच्छा। कोई पहुँचाता नहीं है। वो हुँ, आपके अंदर एक एनर्जी, एक पैशन देना आपको कि इस हुँ, चीज़ के पीछे आपको हुँ, एक ऑब्सेशन हो जाता है। राहु क्या है? संतृप्त व्यक्ति है। हुँ, 10th हाउस में बैठा है, दिमाग है, माइंड है आपका, हुँ। तो हमेशा काम को लेके आपको ऑब्सेशन दे देगा। सब जिस हाउस में बैठा है, उस हुँ, हाउस को लेके ऑब्सेशन रात-दिन, हुँ। और उसे बार-बार चेंजेस कराता जाएगा। हाँ। एक जगह फिक्स नहीं होने देगा। जिनका जैसे 10th में बताता हूँ आपके प्रोफेशन का है, हुँ, तो व्यक्ति करियर को कई बार बदलेगा अपने, हुँ, क्योंकि राहु सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। हुँ, प्लस एक ऑब्सेशन होगा 24 घंटे हुँ, कि इसको मैं और अच्छा कैसे करूँ। प्लस एक तीव्र चाह होगी कि मेरे काम को लेके पूरी दुनिया मुझे जाने, और हुँ। इसके लिए फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हाँ। तो वो एक तरीके की एनर्जी देता है, लेकिन हुँ, एक प्लैनेट ही आपके जीवन को बदल दे ये तय नहीं है। हुँ, पराशर ने षोडश वर्गों की परिकल्पना की। राहु किस राशि में बैठा है, किसके नक्षत्र में बैठा है, हुँ, षड वर्गों में क्या स्थिति है उसकी, हुँ। और किस प्रकार से वो फल देने में सक्षम है, ये एक पूरा डीप एनालाइज करने के बाद ही व्यक्ति बता सकता है। D1 चार्ट आप मुझे बताइए, बहुत मैं उन लोगों की जिज्ञासा भी शांत कर देता हूँ। हुँ, लग्न चार्ट जिसको लेके सारी प्रेडिक्शन होती है 99%, हुँ, वो 2 घंटे तक लगभग एक ही लग्न रहता है, और अगर किसी ग्रह ने राशि ना बदली हो, खासकर चंद्रमा ने, हुँ। तो प्लानट भी सब वैसे ही बैठे मिलेंगे। अच्छा। तब वो 7 बजे से लेके आपका 8:30 बजे तक वृश्चिक लग्न है, हुँ, और कोई ग्रह राशि नहीं बदल रहा है, क्योंकि हुँ, चंद्रमा को छोड़ के बाकी सब ग्रह राशि टाइम टू टाइम बदलते हैं। वो ढाई हुँ, दिन में बदलता है। सपोज चंद्रमा ने भी अपनी राशि नहीं बदली, सब हुँ, कुछ वही आएगा। हुँ। अब उस 1.5 घंटे या पौने 2 घंटे में मेरे हिसाब से 2-2.5 लाख लोग पैदा हुए होंगे हुँ। पूरे दुनिया में। हाँ, और तो उसी समय पे हुए उसी होंगे। समय पर हुए होंगे। हुँ, तो होगा क्या कि सबका प्रारब्ध एक जैसा नहीं हो सकता। आप हुँ, सबको एक ही छड़ी से नहीं हाँक सकते कि सबका राहु यहाँ बैठा है तो ये रिजल्ट देगा। उसका राहु हो सकता है षड वर्गों में कहीं बदल गया हो जाके। हुँ, षष्ठांश जैसे चार्ट 2 सेकंडों में बदलते हैं। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की वजह से आपकी पोजीशन बदल जाती है पूरी चार्ट की। तो ये, हुँ, और देश और किस परिवार में किसका जन्म हुआ है ये भी तो हुँ, होगा ना तय। हुँ, हुँ, हाँ, तो मैं कह रहा हूँ 2 व्यक्ति जन्म ले रहे हैं अलग अलग परिवारों में सेम समय पर, तो हुँ। उसमें भी अंतर होगा। एक व्यक्ति एक आईएएस के यहाँ पैदा हो रहा है, एक हाँ, व्यक्ति एक ऑटो चालक के यहाँ पैदा हो बिल्कुल। रहा है। हुँ, तो दोनों के चार्ट की कॉम्बिनेशन एक जैसी है। हुँ, तो एक व्यक्ति, और दोनों में अगर अच्छे राजयोग है, तो एक हुँ, व्यक्ति जो ऑटो वाला है वो क्या कर लेगा, मैक्सिमम उठ के बीटेक कर लेगा, इंजीनियरिंग कर लेगा, किसी अच्छे पद पर चला जाएगा, उसके लिए राजयोग है। हुँ, आईएएस वाला बच्चा क्या कर लेगा जो पैदा हुआ है, वो बाहर पढ़ने चला जाएगा, कोई बड़ा स्टार्टअप कर लेगा, ये हाँ, राजयोग है। तो हाँ, प्रारब्ध आपके परिवार से भी तय होते हैं, कैसा मिला है संचित कर्मों के हिसाब से, हुँ, डिविजनल चार्ट के हिसाब से। हुँ, तो इसलिए मुझे ऐसा मानना है कि केवल लग्न चार्ट देख के, केवल एक प्लैनेट को यहाँ बैठाल के पूरी प्रिडिक्शन करना एक बिल्कुल वैसे ही हो जाता है कि मैं आपको यहाँ जानता हूँ और यहाँ पर मुझे आपके लिए एक पेज निबंध लिखने को दे दिया जाए और मैं आपके विषय में कुछ भी नहीं जानता। मैं हाँ, 1 घंटे आपसे मिला हूँ हुँ, और मैं लिख दूँ कि रमा जी बहुत अच्छी हैं, उनका हुँ, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करती हैं। तो मुझे लगता है अधूरी जानकारी है। हाँ, मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे आपके घर पर क्या भी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थी, आपके ऑफिस में बात करनी चाहिए थी, आपके फ्रेंड से बात करनी चाहिए थी, रिलेटिव से, फिर मैं आपके लिए एक पेज का नोट लिखता, तो मैं वो ज़्यादा अच्छा क्रेडिबल था। लिखता। हाँ, तो राइट। यही चीज़ है। तो मैं जर्नल बता सकता हूँ हाँ, आपके विषय में कि आप भाई बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा करती हैं, बट मैं स्पेसिफिक आपके विषय में नहीं बता सकता क्योंकि हुँ, मैंने नहीं पढ़ा है। यही अंतर है एस्ट्रोलॉजर्स में यही भी। एस्ट्रोलॉजर में अंतर है कि वो हुँ, इसी तरीके से प्रिडिक्शन कर देते हैं कि हुँ, जिसका राहु 10 में दुनिया बस में, जिसका राहु लगन में। हाँ, ये अच्छी सब पंच आधी लाइन्स है। आधी अधूरी बात है। हाँ, ये शत्रु हंता हो गया, कोई कोई हंता नहीं होता। ये हुँ, सब आपके कर्म होते हैं, ये आपको वो एनर्जी देते हैं, कैसे आप इसको ले पाते हैं ये भी आपके ऊपर है। हुँ। आपसे ना कुछ प्रश्न बनते हैं। जी। आपने खुद बहुत अध्ययन किया है और आप केएन रॉय के शिष्य भी हैं और उनका आशीर्वाद भी है। मैं काल सर्प दोष के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी, कि जो आजकल बोलते हैं कि ये उपाय कर लो, ऐसे कर लो, ये पूजा कर लो, अब तो ऑनलाइन पूजा भी होने लगे हैं कि आप देखो, संकल्प कराओ, पैसे भेज दो। आप मुझे एक बार इसके विषय में बता दीजिए। हाँ, एक मिनट। हाँ। 2005 में उन्होंने हुँ, पूरी एक श्रृंखला आई थी, हुँ, उसको पूरा उन्होंने बताया था और पूरा भंडाफोड़ किया था काल सर्प दोष का, तो पूरा श्रेय उन्हीं को है। हाँ, मैं तो केवल उनकी बात को दोहरा सकता ठीक हूँ। है। काल सर्प दोष नाम की ना कोई चीज़ थी, ना है, ना होगी। हुँ, वो सीधे कहते थे झूठी बीमारी का झूठा इलाज। हुँ, किसी भी क्लासिकल बुक में, चाहे सरवार चिंतामणि हो, चाहे बृहत्पराशर होरा शास्त्र हो, चाहे फल दीपिका हो, जिसको डिकोड करके हम एस्ट्रोलॉजी करते, कहीं पर भी काल सर्प दोष नहीं है। 1930-40 के आसपास एक फैला दिया गया
कि आपके सारे ग्रह राहु केतु के बीच में आ गए, तो अब आपके काल सर्प दोष हो गया। अब आपको उसको करानी पड़ेगी महंगी वाली पूजा हाँ त्र्यंबकेश्वर नासिक में, नहीं तो ना बच्चा होगा, ना नौकरी लगेगी, ना सब कुछ शादी। खत्म। तो ये बिल्कुल, और किसी तरीके से गुरुदेव कहते थे कि एक आध ग्रह अगर निकल के भाग भी गया, उन राहु केतु एक्सेस, तो कह देते थे ये आंशिक है, मतलब छोड़ने वाले नहीं है। तो वो कहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अमृता प्रीतम, राजीव गांधी, अटल बिहारी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इन सब की कुंडली में काल सर्प दोष था। हाँ। तो ना इनकी नौकरी लगी, ना ये जीवन में कुछ कर पाए। ये पहले गए जॉर्ज डब्ल्यू बुश ईरान पर अटैक करने, इराक पर, वहां पर त्र्यंबकेश्वर गए, उन्होंने पूजा कराई, तब जाके उन्होंने किया, तब वो प्रेसिडेंट बने। या जवाहरलाल नेहरू ने काल सर्प की पूजा कराई। ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक मिथ है और इसको केवल पैसे कमाने के लिए बना दिया गया है। तो जो लोग भी आपके माध्यम से भी है, मैं राव सर की बात को रिपीट करूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। काल सर्प दोष आपको 1% भी नुकसान नहीं पहुंचाता, आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि ऐसा कोई दोष है ही नहीं। जो है ही नहीं वो क्या नुकसान करेगा। हाँ, मतलब भ्रम है। भ्रम नहीं, ये पाखंड है, ये अधर्म है, ये पैसे छलने की एक कला है। ऐसे ही पितृदोष की बात होती है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्योंकि पितृदोष तो ऐसा है कि आप जाने कि जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता ना, वो कहता है कि अरे ये आपके घर में ऐसा हो रहा है, पितृदोष होगा। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। इसके लिए मैं एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा भगवत गीता और प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली आंसर देना चाहूंगा कि आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं है। जो संबंध है शरीर के संबंध है। एक माता के रूप में मैं एक पुत्र तभी तक हूं जब तक मैं एक शरीर धारण कर रहा हूँ। जब दो आत्माएं मिलेंगी तो उनमें कोई संबंध नहीं होता। तो भगवत गीता भी यही कहती है कि जैसे ही इस शरीर को छोड़ा सारे बंधन खत्म। तो मुझे नहीं लगता कि कोई पितृ आपको मरने के बाद परेशान करेगा। ये भी एक निराधार परिकल्पना है और मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। एक तो ये भगवत गीता का बेस मैं मानता हूँ कि आत्मा लगातार अपने नए शरीर धारण कर रही है। इस शरीर को छोड़ने के बाद उसे आपसे कोई मतलब नहीं है। ना आप उसके पुत्र हो, ना आपकी उसकी पुत्री हो, ना वो आपको परेशान करने आ रहा है। उल्टा वो अपने जो संचित कर्म लेके गया वो अपना एक नया प्रारंभ है, नए लोगों के साथ भोगेगा। रंगमंच है ये दुनिया, और ये रंगमंच ईश्वर का जो रंगमंच है, इसमें हमेशा हमें एक नया किरदार मिलता है। तो 2.5 घंटे का पिक्चर होती है, तरीके से 70-80 साल का जो जीवन एक किरदार है। शिद्दत के साथ निभाइए, फिर नया किरदार मिलेगा आपको। तो अब ये नहीं कि इस किरदार के लोग अगले उसमें आएंगे लेकिन नए रोल में आएंगे। तो कोई पितृ परेशान नहीं करता। प्लस एक मेरा जो अपनी जो समझ कहती है एक सामान्य व्यक्ति की वजह से कि मेरी माता जी मेरे पुत्रों को बहुत प्यार करती हैं, मेरी संतानों को बहुत प्यार करती हैं और गोद में खिलाया, मालिश की। अब कल मेरे पुत्रों के पुत्र होंगे और मेरी माताजी उनकी पितृ बनेंगी। तो मरने के बाद मेरी माताजी को ऐसा क्या हो जाएगा कि वो मेरे पुत्रों से जीवन में बाधा उत्पन्न शुरू कर देंगी, मेरे पुत्रों के जीवन में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगी। अगर वो कहीं पर हैं तो आशीष देंगी। हाँ। जो व्यक्ति जीते जी आपको प्रेम कर रहा है वो मरने के बाद भी आपको प्रेम करेगा। ये प्रायोगिक है। तो मेरे हिसाब से पितृदोष के नाम पर कुछ नहीं करना चाहिए। मैं कॉन्सेप्ट करता हूँ, बहुत हो सकता है विरोधाभासी हो। बताइए। मेरे माता पिता हैं, अभी श्राद्ध आने वाले हैं और मैंने उनसे कह दिया है कि मैं मरने के बाद कोई श्राद्ध नहीं करूंगा, तो मैं मानता नहीं हूँ। तो जब श्राद्ध होते हैं तो मैं कहता हूँ मैं किसी ब्राह्मण को नहीं खिलाऊंगा। मुझे नहीं पता वो तुम्हें लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं उनको अपने साथ ले जाता हूँ डेट पर, बिल्कुल 2-3 बार ले जाता हूँ 15 दिन के पीरियड में। और जो उनको चाहिए होता है मुझसे मैं उनको वो देता हूँ। और मुझे लगता है कि जब तक आप हैं मैं कर रहा हूँ वो ज़्यादा बेहतर है। मरने के बाद जो ये चीज़ें हैं मुझे नहीं समझ में आती है। तो हमें हमेशा लॉजिक भी लगाना चाहिए। चाहे कोई भी धर्म हो, देश काल पात्र के साथ उसमें मिलावट आई है। ऋग्वैदिक काल तक बहुत अच्छा था, फिर उत्तर वैदिक काल, फिर ये बहुत ज़्यादा जो चीज़ें आ गई हैं मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा काम करती हैं। आप कृष्ण को मानिए, भगवत गीता को मानिए, अपने माता पिता की जीते जी आप जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी कीजिए। वो व्यक्ति के रूप में चाहे जैसे हो, लेकिन जो उनको पद मिला है माता पिता का, वो इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। तो आप उनकी पूजा कीजिए, उनको मन प्रसन्न कीजिए। और मुझे लगता है अगर आप ये जीते जी कर रहे हैं तो मरने के बाद कोई पितृदोष होता भी नहीं है और ना वो आपको परेशान करने आ रहे हैं। मांगलिक दोष, मांगलिक दोष क्या होता है कि अगर हम मांगलिक दोष के चक्कर में पड़ेंगे तो 33% लोग मांगलिक निकल जाएंगे। और मांगलिक दोष ऐसा कोई दोष नहीं है जो विवाह में बाधा करे। एक अकेला दोष विवाह में बाधा नहीं होता। मंगल ऊर्जा का कारक है। तो कहते हैं कि ऊर्जा को ऊर्जा के साथ मिलान कर देना चाहिए। 2 ऊर्जावान व्यक्तियों को एक साथ जोड़ देना चाहिए। कि एक कपल है, एक कह रहा है कि मुझे ट्रैकिंग करनी है, दूसरा कह रहा है हाँ चलो अभी चलते हैं, बारिश में चलते हैं, ऐसा होना चाहिए, मजा आएगा। अब एक कपल ऐसा मुझे ट्रैकिंग करनी है, दूसरा कह रहा है बहुत बारिश हो रही है, मैं तो रहूंगी तुम अकेले जाओ। ऊर्जा मिलान का एक परिकल्पना थी, क्योंकि पहले शादियां बहुत जल्दी होती थी। हम पीछे अगर चले जाए 20
22 साल में शादी हो जाती थी। तो यंग होते थे लोग, तो उसमें अब जिसके पास ऊर्जा का लेवल ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा हावी भी होगा, लेकिन अब शादियां ही 30-32 साल में होती हैं। हाँ, व्यक्ति समझदार हो जाता है, समझदार हो जाता है, सुनना और सहना सिखा देती है ये सिखा दे, दुनिया उसको। माई स्पेस की कहानी आ जाती हाँ, है। तो मुझे लगता है 28-30 साल में जब शादी के लिए जा रहा बेचारा, खुद ही जॉब कर रहा है, तो वहां भी वो सुनना और सीखना सीख गया है। तो हाँ, उसके अंदर अब शांति आ चुकी है, अब वो हाँ, नहीं लड़ेगा, अब उसको हाँ, मांगलिक दोष में मत बांधिए। हाँ, 20-22 साल का लड़का है, दुनिया देखी नहीं है, माँ बाप ने प्यार किया, शादी की, तो अपने आप को राजकुमार समझ रहा है, हम्म, ससुराल भी जाएगा तो ऐंठ के बैठेगा। हाँ, जब आपने दुनिया देख ली और पता है सब मिथ्या है, हाँ, 30 साल की उम्र तक आते सब पता चल जाता है कि हम क्या हैं हाँ, और हमारी कितनी वर्थ है। आदमी शांत हो जाता है, जितना मिल रहा है उतना ही बहुत है, शांत रहो, शांत रहने में ही भलाई है। बुलाइए। और मुझे लगता है मांगलिक दोष इसलिए कहा भी गया कि 28 साल का तो अपने आप कट जाता है, तो बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं ये चाहिए। यही कारण होंगे यही कारण, कि जब ऐसा बुला। समझदारी आ जाना। जब आपके हम्म, अंदर समझदारी आ गई तो आप क्यों ही किसी से लड़ेंगे। हम्म, और केवल एक दोस्त शादी को नहीं तोड़ सकता, उसके लिए मल्टीपल कॉम्बिनेशन चाहिए। जैसे कि आप एक माला बनाते हैं तो एक माला में केवल एक पुष्प के खराब हो जाने से माला खराब नहीं होती। उस पुष्प के जब, उस माला के जब 90% पुष्प खराब हो जाए तभी कहेंगे माला देवालय में चढ़ाने योग्य नहीं है या यूज करने योग्य नहीं है। तो इसी तरीके से शादी में 20 पैरामीटर है, 20 में 20 किसी के ठीक होते ही नहीं है, किसी के ठीक नहीं है। उस 20 में से अगर 12-15 भी ठीक हो गए तो मैरिज लाइफ चलती रहती है, और इसी को मैरिज कहते हैं कि कुछ आप कहो कुछ हम कहें, और इसी को काटते काटते दुनिया निकल जाती है जीवन।